सरफेस केमिस्ट्री की जब आप बात करोगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर सरफेस केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो आपके पास है कोलाइडल सॉल्यूशन। बच्चों, हम सॉल्यूशंस जो हैं उनको 3 पार्ट्स में बांटते हैं। वीडियो ऑन रखें सभी। सॉल्यूशंस को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। क्लियर नहीं दिख रहा? एक मिनट। जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरा है सस्पेंशन। अब दिखाई दे रहा होगा साहब? अरे बोलो। ठीक है। पहला है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन, तीसरा सस्पेंशन। हमने जो एक क्लासिफिकेशन किया कि कौन ट्रू सॉल्यूशन, कौन कोलाइडल सॉल्यूशन, कौन सस्पेंशन, ये सारा का सारा बेस था पार्टिकल साइज के ऊपर। अब आपने सॉल्यूशन पढ़ा है सभी ने। जब सॉल्यूशन पढ़ा था तो सॉल्यूशन में आपने देखा था कि एक आपके पास सॉल्वेंट होता है और उसके अंदर आप एक सोल्यूट डालते हो। तो जो सोल्यूट जिसको कह रहे थे ना, उसकी पार्टिकल साइज का खेल है। सारा खेल उसकी पार्टिकल साइज का है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल साइज लेस देन होती है 10⁻⁻⁹ मीटर की। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल साइज लेस देन 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसमें पार्टिकल साइज जो है वो 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁻⁹ मीटर होती है। और जो सस्पेंशन होते हैं उसमें पार्टिकल साइज जो है वो 10⁻⁻�6 मीटर की होती है। 10⁻⁻�6 मीटर की होती है। अब सारा खेल पार्टिकल साइज का था। तो ट्रू सॉल्यूशंस आपने देखे होंगे। नेचर की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशंस आपने देखे हैं। ट्रू सॉल्यूशंस के केस में जैसे नमक को पानी में घोल दिया आपने तो पानी ही दिखाई देता है, नमक नहीं दिखाई देता। तो ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नेचर में होमोजीनियस होते हैं। सस्पेंशन भी आपने देखे होंगे। छोटे बच्चों की जो दवाइयाँ आती हैं वो सस्पेंशन है। सस्पेंशन में आप देखते होंगे कि छोटे बच्चों की जो दवाइयाँ हैं उसके अंदर आपको सॉलिड पार्टिकल भी दिखाई देते हैं, लिक्विड फेज भी दिखाई देती है। तो जो सस्पेंशन होते हैं वो हीट्रोजीनियस होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन भी आपने देखे होंगे। कोलाइडल सॉल्यूशंस आपने देखे नहीं होंगे, अब तक पता नहीं होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कीचड़ देखा होगा, आपने हलवा देखा होगा, आपने पनीर देखा होगा। ट्रू सॉल्यूशंस के केस में आपने ये चीज़ें देखी होंगी, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, कीचड़, हलवा, पनीर। अब यदि ये देखे आपने तो आप पनीर में देखोगे कि आपको सॉलिड पार्टिकल भी दिखाई देते। पनीर में आप देखोगे कि आपको सॉलिड। आवाज़ कट रही है भाई, नेटवर्क की ही बहुत देर से ना प्रॉब्लम चली हुई है। ठीक आनी चाहिए आवाज़। पनीर में आपने देखा होगा कि पनीर के अंदर सॉलिड भी दिखाई देता है आपको और लिक्विड वाटर भी दिखाई देता है। 2 फेज आपको दिखाई देती हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। हिट्रोजीनियस नेचर आपको दिखाई देता है। हिट्रोजीनियस नेचर दिखाई देता है।
जो नेचर आपको दिखाई देता है वो हिट्रोजीनियस नेचर दिखाई देता है। होमोजीनियस नेचर है, हिट्रोजीनियस नेचर है। तो ट्रू सॉल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस हिट्रोजीनियस होते हैं, सस्पेंशन जो है वो हिट्रोजीनियस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस जो हैं वो होमोजीनियस होते हैं। अब बात आती है भाई कि ये तो बेसिक कल्चर था इनका, आपके पास ये बेसिक नेचर था इनका कि भाई कौन कैसा दिखाई देता है। अब बात आती है हमारे पास कि सर हम कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में क्या कुछ जानते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस में जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हो तो कोलाइडल सॉल्यूशन में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक आपके पास जैसे ट्रू सॉल्यूशन बनाया था, उस ट्रू सॉल्यूशन में आपके पास एक सॉल्वेंट होता था, एक आपके पास सोल्यूट होता था। तो ऐसे ही ट्रू सॉल्यूशंस में जो सोल्यूएंट है उसको आप कहते हो, कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको आप कहते हो डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम सोल्यूट जो है, उस सोल्यूट में को जो सोल्यूट था उसको आप कहते हो डिस्पर्जन फेज। सोल्यूट को आप कहते हो डिस्पर्जन फेज। अब डिपेंडिंग अपॉन नेचर, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, पर्जन मीडियम, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड एज। अब नेचर क्या है उस बात के ऊपर कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम क्लासीफाई करते हैं कि डिस्पर्स फेज का नेचर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम का नेचर क्या है। इस बेस के ऊपर कोलाइडल सॉल्यूशंस जो है वो क्लासीफाई किए जाते हैं। अब एक तरफ मैं लिख लेता हूँ डिस्पर्स्ड फेज, एक तरफ मैं लिख लेता हूँ डिस्पर्जन मीडियम, एक तरफ मैं लिख लेता हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये आपके पास डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज। ये आपके पास डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम। ये आपके पास एग्जाम्पल है, और यहाँ पर आपके पास ये जो है ये है, ये डिस्पर्स्ड फेज, ये डिस्पर्जन मीडियम, ये एग्जाम्पल, और ये आपके पास है टाइप्स ऑफ कोलाइड, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जब आप डिस्पर्स्ड फेज की बात करते हो तो मान लो कहीं पर एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं हम, कि एग्जाम्पल से हम शुरुआत करें। तो एग्जाम्पल जब हम लें तो सोप का लेदर लेते हैं, जो साबुन के झाग बनते हैं वो लेते हैं, सोप लेदर, सोप का लेदर लें। आपने देखा होगा कि झाग जब बनते हैं तो एक जग ले लिया, उस जग के अंदर साबुन का पानी डाल दिया और उसको हिलाया तो उसमें झाग बन गई। अब हम जनरली कहते थे सोल्यूट वो है जो कम अमाउंट में है, सोल्यूट वो है जो कम अमाउंट में है, और सोलवेंट वो जो ज़्यादा अमाउंट में है। अब झाग जब साबुन के झाग बने तो उसमें पानी को जब हिला रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा पानी था, पानी ज़्यादा था, तो मीडियम तो आपके पास लिक्विड हो गया, लिक्विड मीडियम हो गया। फेज जो है वो आपके पास हुई एयर। और ऐसे जो कोलाइडल बनते हैं जिसमें फेज जो है, फेज लिक्विड हो, फेज जो है वो एयर हो, मीडियम जो है वो लिक्विड हो, तो उन कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम नाम देते हैं फोम और फ्रोथ। फोम और फ्रोथ, फोम कहते हैं या फ्रोथ कहते हैं। सेकंड बात करें, यदि आप ये क्वेश्चन पूछे जाते छोटे छोटे क्वेश्चन, सेकंड यदि आप देखें इसके अंदर कि दूसरा एग्जाम्पल लें कोई इसका, तो आपके पास फोग, धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है। फोग की बात करें तो फोग जब पड़ता है तो आपने देखा है कि बहुत, जब सर्दी होती है तो धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो बहुत सी हवा फैली होती है, हवा होती है चारों तरफ, एयर ज़्यादा होती है,
तो मीडियम तो एयर हो गया, और उसके ऊपर कंडेंस होकर वाटर की ड्रॉपलेट्स पड़ती हैं। फॉग जो बना आपके पास उसमें कंडेंस होकर वाटर की ड्रॉपलेट्स पड़ती हैं। तो वाटर की जब ड्रॉपलेट्स पड़ती हैं तो वो आपके पास कोहरा बन जाता है, लिक्विड है वो कोहरा बनता है। तो फेज पूछ ले आपसे तो ये आपके पास क्वेश्चन होगा। दूसरा आपके पास यदि आपसे पूछा जाए कि स्मोक, स्मोक धुआं तो देखा होगा, धुआं के अंदर आपके पास धुआं जब बनता है तो धुआं के अंदर क्या होता है, जब धुआं बनती है तो धुआं में कुछ एक सॉलिड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं, एयर बहुत होती है, एयर बहुत ज़्यादा एयर होती है, उसमें सॉलिड अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स मीडियम फेज होती हैं, और ये आपके पास स्मोक हो गया। जिस भी कोलाइडल सॉल्यूशन में एयर मीडियम है उनको हम कहते हैं एरोसोल, एरोसोल, एरोसोल्स कहते हैं। जिस भी कोलाइडल पार्टिकल्स में एयर मीडियम है उसको हम एरोसोल कहते हैं। अब एक कोलाइडल सॉल्यूशन और आता है आपके पास, दूध, मिल्क जिसको कहते हो, वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, मिल्क। अब मिल्क में आप देखते हो कि भाई पानी भी होता है, लस्सी बनती है और घी भी बनता है, वो भी लिक्विड होता है। तो मिल्क ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें फेज भी लिक्विड है और मीडियम भी लिक्विड है, मीडियम भी लिक्विड है। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को, लिक्विड इन लिक्विड वाले कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं इमल्सन। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसको हम इमल्सन कहते हैं, वो कोलाइडल सॉल्यूशन इमल्सन कहलाता है। आपके पास कॉस्मेटिक्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं, शैम्पू आते हैं, कॉस्मेटिक के सामान आते हैं, क्रीम्स और शैम्पूज। क्रीम आती हैं, शैम्पू आते हैं आपके पास। इसमें यदि आप देखेंगे तो ये भी सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं ये इमल्सन के ही एग्जाम्पल हैं। इसमें फेज भी लिक्विड और जो मीडियम है वो भी लिक्विड, वो भी लिक्विड। ये सारे एग्जाम्पल्स इमल्सन के ही हैं। और देख लें का एग्जाम्पल यदि और देखते हैं आप इसके अंदर, तो एग्जाम्पल और बटर देख लें। बटर, जो बटर है उस बटर के अंदर क्या है, बटर की यदि आप बात करें कि बटर, तो बटर में बटर सॉलिड होता है, उसके अंदर लिक्विड होता है, तो सॉलिड ज़्यादा होता है, सॉलिड, और ये फेज हो गई लिक्विड। तो ये ऐसा जो चीज़ बनती है उसको हम जेल कहते हैं, उसको हम जेल कहते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जेल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जेल, जेल में जो जेल होते हैं, बालों के लगाने वाले जेल देखे होंगे आपने, जेल, उसमें सॉलिड ज़्यादा होता है, लिक्विड कम होता है, क्योंकि वो बैग नहीं चलता। सॉलिड ज़्यादा होता है, लिक्विड कम होता है, तो उसको हम जेल कहते हैं। इमल्सन, लिक्विड इन लिक्विड। एरोसोल, एरोसोल में एयर मीडियम होगा, एरोसोल के अंदर एयर जो है वो मीडियम होगा, एरोसोल के अंदर एयर आपके पास मीडियम होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब हेलो, आज 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 अब इससे आगे चलें बच्चों, तो इससे आगे देखें एक बार, तो हमारे पास ये एक तो क्लासिफिकेशन ये था। दूसरा क्लासिफिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ाना बहुत जरूरी था, जिसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोलाइडल सॉल्यूशंस को बेस्ड अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium based upon interaction between dispersed phase and dispersion medium, colloidal solutions are classified as एक होता है आपके पास, दो तरह की बनाते हैं, लायोफिलिक, और दूसरा आपके पास है लायोफोबिक। एक लायोफिलिक, एक लायोफोबिक।
फिलिक जो वर्ड है ना, फिलिक वर्ड की यदि आप बात करते हो, भाई वीडियो जरूर ऑन रखे। देखो शाम का समय कोई बात होगी ना, कहीं दिक्कत हो जाएगी। निखिल वीडियो ऑन कर ले भाई। वीडियो ऑन रखें भाई, वीडियो ऑन नहीं है कईयों का। कोमल, विशाल, जतिन, वीडियो जरूर ऑन रखें भाई। चलो, बेस्ड अपॉन दो तरह के सॉल्यूशन बनाए गए, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। लायोफिलिक जो कोलाइड्स थे, फिलिक जो वर्ड है उसका मतलब है लविंग, और फोबिक जो वर्ड है उसका मतलब है हेटिंग। फोबिक का मतलब है हेटिंग। अब यदि आप लायोफिलिक कोलाइड्स की बात करते हो तो लायोफिलिक कोलाइड्स में डिस्पर्स्ड फेज हैव लार्ज इंटरेक्शन फॉर dispersion medium। डिस्पर्स्ड फेज है लार्ज इंटरेक्शन फॉर डिस्पर्जन मीडियम। हेटिंग में डिस्पर्स्ड फेज हैव नो इंटरेक्शन, हेट करते हैं, नो इंटरेक्शन फॉर डिस्पर्जन मीडियम। Dispersed phase have no interaction for dispersion medium. Dispersed phase have large interaction for dispersion medium। अब यदि यहाँ पर लार्ज इंटरेक्शन है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, सो दे आर स्टेबल, ये स्टेबल है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, सो लिटिल भी इंटरेक्शन नहीं है, सो दे आर, एक बार उड़ रही है भाई हॉस्पिटल में, सो दे आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। अब जो स्टेबल है वो टूट नहीं सकता है, और इंटरेक्शन ज़्यादा है तो लायोफिलिक स्टेबल है, लायोफोबिक जो है वो लेस स्टेबल है। एक बार पढ़ाने को तो बहुत कुछ है इसमें से, लेकिन एक बार थोड़ा सा कल के पेपर के लिए पढ़ लो। दूसरा आपके पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि नेचर के बेस के ऊपर, कि नेचर कैसा है। तो नेचर के बेस के ऊपर यदि आप कोलाइडल सॉल्यूशन देखो कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है नेचर के बेस के ऊपर, ये तीन तरह के हैं। एक आपके पास है एसोसिएटेड, एक आपके पास है मल्टी मोलिकुलर, और एक आपके पास है मैक्रोमोलिकुलर। अब एसोसिएटेड कोलाइड्स के अंदर क्या है, मल्टी मोलिकुलर के अंदर क्या है, आपने देखा था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनकी जो साइज है ना, वो आपके पास ये साइज मान लो कोलाइडल पार्टिकल्स की है। तो मल्टी मोलिकुलर नाम ही बता रहा है, मल्टी मोलिकुलर में जो कोलाइडल छोटी साइज के बहुत से पार्टिकल ऐसे हैं जो बहुत सी छोटी साइज के पार्टिकल्स हैं, और वो एग्रीगेट होंगे और एग्रीगेट होकर वो कोलाइडल पार्टिकल्स बनाएंगे कोलाइडल साइज के। मैक्रोमोलिकुलर में मान लो कोलाइडल पार्टिकल्स ये साइज के हैं, ये साइज के पार्टिकल्स हैं, तो मैक्रोमोलिकुलर में जो बड़ा पार्टिकल है वो टूटेगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। एसोसिएटेड कोलाइड्स में
वो वास्तव में एसोसिएटेड कोलाइड्स में क्या है कि जैसे सोप एग्जाम्पल एसोसिएटेड कोलाइड का, सोप एक एग्जाम्पल है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट, सोप एग्जाम्पल है। जब आप सोप की बात करते हो तो सोप के अंदर क्या है बच्चों, दे बिहेव्स एज एसोसिएटेड कोलाइड, दे बिहेव एज ट्रू सॉल्यूशन बिलो ए concentration called CMC, critical micelle concentration, critical micelle concentration, they behave as true solution below a concentration called CMC। अब CMC से नीचे ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह से बिहेव करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, आपके पास ऐसे सोप है, तो सोप जो है वो है उसका फॉर्मूला C17H35 COONA, ये आपके पास पॉजिटिव पार्ट, ये इसका नेगेटिव पार्ट। तो सोप के अंदर दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, ये आपके पास हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये जो है ये है फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है वो पोलर है, नॉन पोलर है, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो है पोलर। फंक्शनल ग्रुप आपके पास पोलर पार्ट है। अब जब पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो इसको मैं यूँ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि भाई ये मैंने ये सोप का एक मॉलिक्यूल दिखा दिया, ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये पोलर फंक्शनल ग्रुप। अब एक कपड़ा है जिसके ऊपर एक कपड़ा है क्लोथ, अब यदि क्लोथ है उसकी बात करें, यदि हम, ये आपके पास एक क्लोथ है, उस क्लोथ के ऊपर ये आपके पास एक डर्टी पार्टिकल लग गया, डस्ट का पार्टिकल लग गया, ग्रीस का पार्टिकल लग गया, ग्रीसी स्पॉट लग गया। जो ग्रीसी स्पॉट लगाना, वो ग्रीसी स्पॉट नॉन पोलर है। आप इसको साफ करना चाहते हो, ये क्लोथ था, आप इसको साफ करना चाहते हो, तो ये साफ करोगे तो आप इसके ऊपर साबुन लगाओगे तो साबुन का जो ये नॉन पोलर पार्ट है, तो जो नॉन पोलर पार्ट है जो नॉन पोलर पार्ट है वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, पोलर पार्ट इससे बाहर रह जाएगा। नॉन पोलर पार्ट इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर रह जाएगा, नॉन पोलर पार्ट अंदर आएगा, ये नॉन पोलर पार्ट इसके अंदर आ गया, नॉन पोलर पार्ट अंदर आ गया। अब ये थोड़ी है कि ग्रीस लगी और कपड़ा साबुन फिरा साफ, बहुत बार घसना पड़ता है। जब आप घसोगे तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इकट्ठी हो जाएगी, इस कंसंट्रेशन के ऊपर। अब ये वाला पार्ट जो है पोलर है, और ये जो पार्ट है जो अंदर गया ये नॉन पोलर है। अब जो नॉन पोलर पार्ट है ना, वो नॉन पोलर पार्ट इस ग्रीसी स्पॉट के अंदर चला गया, जो ग्रीसी स्पॉट नॉन पोलर था, पोलर वो था। अब इसके अंदर यदि आप देखोगे तो आप इसमें पाओगे, इसके अंदर आप पाओगे कि जब आपने साबुन लगा दिया तो उस साबुन के साथ ये घिस के चला गया। पानी, जैसे ही पानी डाला आपने, साबुन लगाने के बाद पानी डाला, तो ये पोलर पार्ट जो सोप का था, ये पोलर पार्ट उसके अंदर पानी के अंदर सोल्यूबल होना चाहेगा, और ये यहाँ से छोड़ के बाहर निकलेगा, और ये सारा पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। आपको एक क्लीन क्लॉथ मिलेगा, ये आपको एक क्लीन क्लॉथ मिल गया। अब यदि क्लीन क्लॉथ मिल गया तो ये जो एक्शन शुरू हुआ ना, ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर शुरू हुआ, उस कंसंट्रेशन को आप CMC कहते हो, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन कहते हो। और क्रिटिकल माइसिल जो कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन को आपसे पूछता है पेपर में कि CMC क्या है, द कंसंट्रेशन एट विच माइसिल फॉर्मेशन स्टार्ट, वो कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन के ऊपर माइसिल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, उस कंसंट्रेशन को आप CMC कहते हो। आप कपड़े को घिसते भी हो तो टेम्परेचर राइज होता है उसका, तो जिस टेम्परेचर में माइसिल फॉर्मेशन शुरू होती है उसको आप कहते हो क्राफ्ट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को आप क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हो। तो कोई आपसे पूछे कि क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, तो क्राफ्ट टेम्परेचर को आप डिफाइन करते हो, द टेम्परेचर एट विच माइसिल फॉर्मेशन स्टार्ट, वो टेम्परेचर जिसमें माइसिल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अब ये था छोटा सा एक टॉपिक और है इसके रिलेटेड,
वो टॉपिक आपके पास है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स, दो एक प्रॉपर्टी के क्वेश्चन और आ सकते हैं, मैं वो और पढ़ा देता हूँ आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की बात करोगे कि कोलाइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, तो एक प्रॉपर्टी, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें ये डिस्पर्जन फेज है, ये डिस्पर्जन मीडियम है। आपने इसमें से जब लाइट पास करोगे तो लाइट, क्योंकि पार्टिकल्स की साइज बड़ी है, तो वो लाइट के रास्ते में पार्टिकल आने से लाइट बिखर जाएगी। उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को आप टिंडल इफेक्ट कहोगे। तो एक प्रॉपर्टी है कि टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। अब टिंडल इफेक्ट केवल और केवल कोलाइड्स में इसलिए होता है कि लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल, काज कोई पूछे टिंडल इफेक्ट का काज क्या है, तो लार्ज साइज है पार्टिकल्स की, लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की साइज लार्ज है। दूसरा, कोलाइडल जो सॉल्यूशन है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो फेज होती है और जो मीडियम होता है उसके ऊपर चार्ज होता है। अब फेज के ऊपर चार्ज है, फेज के ऊपर चार्ज है, यदि फेज पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कोलाइड, नेगेटिव है तो नेगेटिव कोलाइड। अब ये पार्टिकल बड़े साइज के तो है ही, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो ये नीचे गया, इससे टकराया, लेकिन दोनों पॉजिटिव थे तो ये इसने रिपेल कर दिया, 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 एक जिग जैग मोशन शुरू हो गया, जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। जो कोलाइडल पार्टिकल्स का जिग जैग मोशन शुरू हुआ उसको आप कहते हो ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स को आप कहते हो ब्राउनियन मूवमेंट। वो एक ब्राउनियन मूवमेंट हुई, जिग जैग मोशन जो कोलाइडल पार्टिकल्स शुरू हुआ उसको आप ब्राउनियन मूवमेंट का नाम देते हो। तो कोई पूछे कि ब्राउनियन मूवमेंट क्यों हुई, तो उसका काज चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ये था चार्ज, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स। और थर्ड प्रॉपर्टी कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्योंकि चार्ज होता है, अब यदि आप इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो वो जो Cl नेगेटिव पार्ट होगा वो इसके ऊपर चिपक जाएगा, और चिपक कर अब यदि ये पार्टिकल नीचे आएगा तो ये इसको रोकेगा नहीं, रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल हो चुके, ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं नीचे आकर बैठ जाएंगे, और नीचे आकर जो बैठ जाएंगे इस पूरी प्रोसेस को आप कहोगे प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, या इसको कहोगे प्रिसिपिटेशन या फिर कोगुलेशन। अब कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन को यदि आपसे कोई पूछे कि प्रिसिपिटेशन कोगुलेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन, the process of setting down of colloidal particles, the process of setting down of colloidal particles, उसको आप कहते हो प्रिसिपिटेशन या फिर कोगुलेशन। क्यों हुआ, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ, चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ, इसलिए कोगुलेशन। तो बच्चों ये एक ऐसी कुछ एक प्रॉपर्टी है जो मुझे लगता है कि पेपर में आ सकती हैं, इम्पोर्टेंट है। मैंने ये आपको इसलिए बता दी हैं कि ये आ सकती हैं, इनको पढ़ लेना। ये कहीं निश्चित नहीं है कि ये आ ही जाएंगी, ये आ सकती हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रही हैं, इनको पढ़ लेना। पेपर को आराम से देना, आराम से पेपर देना आप लोग, नहीं भी